वेलकम ऑल लर्नर्स, सारे यंग एडवोकेट लॉ स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका वार्म वेलकम है कि इंपॉर्टेंट सीरीज लैंड लॉ में। साथ ही साथ वो लोग जिनके पास जमीन है या वो जमीन लेने जा रहे हैं कुछ दिनों में या जमीन ले चुके हैं, तो ये सीरीज जो होने वाली है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस पूरे सीरीज में लगभग 200 वीडियो में देखेंगे कि जमीन जो बिहार में है उस पर क्या लॉ लगते हैं, क्या कानून लगते हैं और कौन सी जमीन कानूनी रूप से सही है खरीद बिक्री के लिए, या अगर आप खरीदना है तो कौन सा सबसे बेहतर क्लास का जमीन है। अगर कोई जमीन हो सकता है सस्ते मिल रहा है, उसकी कीमत आपको लग रही है कि कीमत कम है, और लेकिन लॉ के हिसाब से वो जमीन लेने में अगर आपको क्लियर कराना है मुटेशन या उस पर नाम चढ़वाना, हो सकता है कि 20-30 साल लग जाए। तो वैसी जमीन अभी सस्ती लग रही है, बाद में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं लॉ के, साथ ही साथ जो लोग जमीन के सेल परचेस करते हैं, साथ ही साथ जो पर्सनली खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पूरा सीरीज वीडियो आज जो हम लोग लेक्चर 1 से लेके जा रहे हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको समझाएंगे कि क्या जमीन का क्लासिफिकेशन है हमारे स्टेट में। तो मैं एडवोकेट काबिश अहमद फिर से आपका वार्म वेलकम करता हूं। तो ये समझिए कि जो जमीन का बेसिक टाइप होता है, दो तरह के होते हैं, या तो जमीन सरकार की होगी, गवर्नमेंट की होगी, या तो नॉन गवर्नमेंट पर्सनल होगी। अब ये दो बेसिक टाइप से अगर आप आगे बढ़िएगा तो कई जमीन में हो जाती है। अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो आप सुनते होंगे कि गैर मजरूआ लैंड, गैर मजरूआ के बाद खास महल, कैसरे हिंद, ये सारा टाइप का है। गवर्नमेंट लैंड में भी डिफरेंट है। अगर आप प्राइवेट लैंड की बात करेंगे तो जमींदारी रैयत या फिर रैयत, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री था इसमें जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ है जमीन से रिलेटेड, ये बहुत पुराना। सबसे पहले मान लीजिए अगर देखा जाए तो मुगल्स एम्पायर में डिफरेंट था सेटलमेंट। लोग जो जमीन का जो रिकॉर्ड रहता था उससे लेने वाला लगान ये डिफरेंट था, ओनरशिप जो था वो डिफरेंट था। उसके बाद रिप्लेस करके मुगल्स को ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने एक नया क्लास फॉर्म कर दिया, मिडिल मैन के रूप में जमींदारों को ले आया कि रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट हम कैसे करेंगे, अपने ऑफिसर्स के थ्रू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मिडिल मैन अपॉइंट कर देंगे। इस मिडिल मैन का नाम क्या होता था, जमींदार, जिसमें ओनरशिप उनको दे दिया गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं कि लैंड का टाइप क्या क्या है। अब अगर इसको और बेहतर ढंग से समझिए तो आपका जो गवर्नमेंट लैंड है, जो सरकारी भूमि है, आमतौर पे देखिएगा गैर मजरूआ लोग कहते हैं। तो गैर मजरूआ भी दो किस्म का होता है, गैर मजरूआ खास या उसको आमतौर पे गैर मजरूआ मालिक, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। एक गैर मजरूआ आम, तो ये दोनों आपको आमतौर पे जो आप गांव में जाइएगा, जो लोग शहर से जुड़े, देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम है लैंड लॉ को समझने। इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो कुछ पर्शियन वर्ड यूज होते हैं, कुछ जो लोकल कस्टम है उसके वर्ड यूज होते हैं, कुछ आपको कैथी जो लिपि है उसके वर्ड यूज हो जाते हैं। मतलब उर्दू है तो कहीं उर्दू मिक्स है, क्योंकि लैंड लॉ डेवलप ही किया है। कभी किसी टाइम में हमारा कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हुआ करता था, कभी इंग्लिश हुआ करता था, कभी हिंदी है, तो ये सारा कुछ एक तरह से मिला हुआ है। तो आप अगर समझिए कि बिहार में कौन कौन सा लैंड टाइप है, तो गवर्नमेंट लैंड टाइप में ये 3 मेन है, गैर मजरूआ, खास महल और कैसरे हिंद। तो गैर मजरूआ जो आपका है उसका जो इंपॉर्टेंट टाइप आपको याद रखना है वो है खास और आम। तो खास को नॉर्मली मालिक या खास दोनों बोला जा सकता है, क्योंकि वो किसी मालिक का था या किसी मालिक का था, तो इसलिए गैर मजरूआ खाली मालिक हो गया, या उसको खास भी बोला जा सकता है, आम। इसके बाद खास महल कैसरे हिंद। प्राइवेट लैंड की बात करें तो एक जमीन होती है रैयती जमीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रैयती जमीन का मतलब होता है वो किसी रैयत का है। उसके बाद आता है जमींदारी रैयत। इसका मतलब होता है कि जमींदार के पास जो लैंड होता था बहुत बड़ा लैंड होता था, क्योंकि जमींदार क्या था, एक मिडिल मैन था, जिसको ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई इंडिया में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। तो ये सारा जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मुगल एम्पायर में, उसके बाद के ब्रिटिश एम्पायर में, आज हमें लगता है कि लैंड पे जो रेवेन्यू लगता बहुत कम है, या उसका पार्टिसिपेशन इन ओवरऑल रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उस समय अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल ब्रिटिश एम्पायर में जो रेवेन्यू आती थी बंगाल से, उसका 60% रेवेन्यू कहां से आ रहा था,
वो आ रहा था लैंड पे से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तो जब लैंड पे से वो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, लैंड का असेसमेंट भी बहुत जरूरी था। तो ये जमींदारों के पास बहुत अधिक मात्रा में, एक मिनट, लैंड हुआ करता था। इसमें क्या है, बकाश्त लैंड, जिसको बकाश्त भूमि कहते हैं, जिरात, मजियात, बेटखेता, मन, ये सारा जमीन क्या है, जमींदार की। जमींदार का कुछ जमीन क्या हुआ, इस पे वो खेती खुद कर रहा था। पहले तो देखिए लैंड का जो वो डिवीजन कर दीजिए कि वो लैंड जो कल्टिवेबल है और वो लैंड जो नॉन कल्टिवेबल है, मतलब इस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इस पे किया नहीं जा सकता है। तो जमींदारी रैयत में कई जमीन क्या होती थी, बकाश्त भूमि होती थी। जमींदार है तो जमींदार का घर भी बहुत बड़ा होगा, घर के बगल में कंपाउंड होगा, कंपाउंड में हो सकता है गार्डन होगा, बाग बगीचा होगा, कुछ रिलीजियस प्लेस के लिए होगा, कुछ कैटल के लिए होगा। पुराने जमाने में जब एलपीजी का ये सब कुछ नहीं था तो जलावन, मतलब जिससे खाना बन सके, क्योंकि पूरे बरसात 2-3 महीना तो लकड़ी मिल नहीं सकती, तो उसके लिए बताता है कि स्टोर रूम होता था, कैटल रूम होता था, कैटल के लिए भी फूड चाहिए तो फॉर्डर्स रूम होता था। उसके बाद उनके लिए शेड है। आउटसाइडर कह के, अब जमींदार है तो लोग 20 लोग मिलने आएंगे तो आउटसाइडर ठहरने के लिए अलग है। अब उनके पास स्टाफ है तो स्टाफ क्वार्टर होता था, मतलब एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी होता था। तो इसी जो जमीन सब होती थी उसमें कुछ होती थी रेंट फ्री, जिसको दे दिया जाता था। तो बकाश्त भूमि, जिरात, मजियत, बेटखेता, मन, हमको सारा कुछ समझना है। तो आप अगर इस पहले लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं तो ये समझिए कि गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड में सबसे अच्छा जमीन जिसको परचेस किया जा सकता है वो है रैयती जमीन। अगर किसी जमीन में रैयती जमीन है तो उसे आप आंख बंद करके कभी नहीं, क्योंकि जमीन जब भी हो तो उसके लिए ड्यू डिलिजेंस, मतलब हमेशा लॉ भी ये कहता है कि आप देखिए कि आप उसमें जो भी चीजें हैं कैसी हैं, उस पर किसी का पोजेशन तो नहीं है, किसी का कब्जा तो नहीं है, ओनरशिप भले आपको मिल रहा है। तो ये इसके बाद अगर सबसे बेहतर माना जाए तो रैयती जमीन होता है। रैयती जमीन के बाद अगर देखा जाए तो बकाश्त जो भूमि है वो भी ठीक होती है। और फिर अगर ले ही लिए तो खास गैर मजरूआ का भी आप कुछ जगह पे बहुत सारे कंडीशंस के साथ, मतलब सबसे खराब में सबसे अगर ऑप्शन है तो ये आपको बाकी तो गवर्नमेंट की लैंड है। अगर कोई आदमी आपको ऐसे ही जमीन बेच दे, खास मान तो ये जमीन कभी भी आपकी हो भी नहीं पाएगी, आप आगे बेच भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग इस सारे को एक डिफरेंट लेक्चर सीरीज में समझेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। लेक्चर 2 में हम और समझेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, आगे की इस पूरी सीरीज में समझेंगे गैर मजरूआ क्या है, गैर मजरूआ क्या है। और आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। जो भी लॉ लर्नर्स, अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में ये सारे क्वेश्चंस दीजिए। थैंक यू।